and we are doing the electricity chapter. अभी तक आपने जितनी भी बातें मेरी सुनी है पिछले 2-3 दिन से, ठीक है, आई थिंक दिस इज डे 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये डे 4 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का. हमने अभी तक चार्ज के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज चार्जेस, ठीक है, कि चार्ज बनते कैसे हैं. हमने करंट की बात की थी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस करंट हमने वोल्टेज की बात कर ली थी, ठीक है. वोल्टेज को कह सकते हो पोटेंशियल. और अगर किसी ने पिछला कुछ मिस किया है तो मैं लिंक डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहां पे देख सकते हैं जाके, ठीक है. लिंक मैं एकदम से नहीं डाल पाता, सर्टेन टाइम लग जाता है हमें, एक ही दिन या संडे को टाइम लगता है तब नहीं डाल पाते हैं. उससे पहले लिंक डालने मुश्किल हो जाते हैं, रेगुलर डालने मुश्किल हो जाते हैं. और अगर किसी को बीच में कोई डाउट आता है तो प्लीज रेपिटेशन जरूर देखा करिए. आज हम एक चीज नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. अब हमने सो फार अभी तक क्या किया, हमने ये किया था कि व्हेनेवर एक कंडक्टर को आप जब एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, ओनली देन इसके बीच में करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अगर कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, अगर कंडक्टर सिंपल पड़ा हुआ है इस तरह से, तो नो करंट इज फ्लोइंग इनटू दिस, नो करंट इज देयर, ठीक है. अगर एक वायर सिंपल पड़ी हुई है लेकिन आपने उसे कोई बैटरी प्रोवाइड नहीं की, मतलब पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड किया, तो उसके अंदर कोई करंट नहीं होगा, ठीक है. एंड इफ वी वांट के हाँ उसके अंदर करंट निकल के आए, तो अभी तक की डिस्कशन में सो फार जितना भी हमने डिस्कस किया उसके अंदर हमें यह पता चला कि अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर करंट निकल के आए, तो हमें इसे किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट पोटेंशियल कैन बी बैटरी, ठीक है, जनरेटर, हमारे घर के स्विच बोर्ड, कुछ भी हो सकता है. और होता क्या इसमें, व्हेनेवर एक बैटरी के साथ जब आप इसे कनेक्ट करते हो, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना शुरू कर देते हैं एक ही फिक्स डायरेक्शन के अंदर, सभी के सभी एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. एंड व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. इतना हमें पता चल गया. अब प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, ये सारे चक्कर में, ठीक है, मैं एक नए फिगर की तरफ जा रहा हूं. इस सारे चक्कर में प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है, मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर आपको चार्ज की फॉर्मेशन बताई थी सोडियम की हेल्प के साथ, ठीक है, चार्ज की फॉर्मेशन बताई थी सोडियम की हेल्प के साथ. ये मेरा पहला शेल है, ये मेरा दूसरा शेल निकल गया है, इसी तरह से ये मेरा तीसरा शेल निकल गया है, ठीक है. जो ग्रीन कलर का निकल के आ रहा है उसे कह सकते हैं न्यूक्लियस, और जो डॉटेड निकल के आ रहे हैं दैट आर नोन एज शेल, उन्हें शेल कहते हैं, ठीक है. अब ये शेल के अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगले शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. आउटर मोस्ट शेल में मेरा क्या प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये सारा हमने 9th क्लास में भी किया हुआ, जो हमारा पहला लेक्चर निकल के आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन ऑफ चार्जेस वाला, वो भी निकल के आ रहा था. मैं संडे तक उसका लिंक डाल दूंगा यूट्यूब पे, अगर किसी ने रिवाइज करने हुआ तो उसे देख के रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. अब होता क्या है इस सारे चक्कर के बीच में, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, इसे मैंने बोला था आपको, इसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं हम इसे. जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज हो जाता है. जो ये लूज इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. इसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मेरा एक लूज हो चुका है, उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, ठीक है. अगला स्टेप क्या निकल के आएगा, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां से ये लूज हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जो ये पीछे बच रहा है सोडियम एटम, ठीक है, जो पीछे मेरे पास सोडियम एटम बच रहा है, ये क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन अलग से हो गया, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब याद रखिएगा, कंडक्टर के अंदर यही हो रहा है, ये मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह से ये मेरे पॉजिटिव, जो बाकी एटम बच जाता है उसे कहते हैं पॉजिटिव कर्नल्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स, ठीक है। तो एक कंडक्टर के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ क्या होते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स आर आल्सो देयर। अब पॉजिटिव कर्नल्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये तो देख ही रहे हो, इतना तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर निकल के आता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन ध्यान से, अभी तक आपने अब ये ना जो भी हम बात कर रहे हैं, ये एक थ्योरी है, ठीक है, कि एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। ये सोच लो कि मैंने 3-4 बुक्स को रीड किया, 3-4 बुक्स में अलग अलग बातें लिखी हुई थी, मैंने उन बातों को ज्वाइन किया, एक स्टोरी बना दी। थ्योरी एक स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके सामने, कि जिसके अंदर अब कंडक्टर है, कंडक्टर मेटल भी हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, वो मैंने सोडियम की हेल्प के साथ आपको समझा दिया, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, वो भी मैंने सोडियम की हेल्प के साथ बता दिया, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है, जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करने शुरू कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो पॉजिटिव है वो किधर मूव करने शुरू कर देंगे, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन मिस्टर नमन से है, ठीक है। नमन की मेरे को पिक दिखाई दे रही, बड़ी स्टाइलिश से पिक लगाई हुई उसने, ठीक है। तो नमन से मेरा ये क्वेश्चन है, नमन, अगर ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो इफेक्ट क्या निकल के आएगा, तो इफेक्ट क्या निकल के आएगा, मैं ये पूछना चाहता हूं। नमन जोर से बोल, क्या हो गया तेरी आवाज को? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एंड्स, मैंने यही बताया, एंड पॉजिटिव कर्नल्स जो आपको नजर आ रहे हैं दैट आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो इफेक्ट क्या निकल के आएगा, क्या क्या अक्कर कर सकता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ अक्रेंस बताओ, क्या क्या अक्कर होगा। करंट, यार करंट तो प्रोड्यूस होगा ही, फ्लो ऑफ चार्जेस के कारण करंट तो प्रोड्यूस होगा ही, वो तो मैं कह ही रहा हूं, ठीक है। छवि आप बताओ यार, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है छवि? पता नहीं। अच्छा हर्ष, हर्ष मेरे पास है आज, हर्ष है, हाँ हर्ष है। हर्ष, आपने ये चैप्टर थोड़ा सा किया हुआ है, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? हर्ष आपकी आवाज नहीं आती, मींस आपके नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आवाज नहीं आती है आपकी। चलो मैं बताता हूं, अब अगर ध्यान से देखो इसे, आज समवन इज एब्सेंट, आज एक आध बच्चा एब्सेंट आज, ठीक है। अगर ध्यान से देखें इस सारी पॉसिबिलिटीज में, यार इनकी कोलिजन्स नहीं अक्कर करेंगी। आप खुद सोचो, ये मूव कर रहे हैं सारे इस डायरेक्शन में, ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आपस में इनकी कोलिजन्स अक्कर नहीं करेंगी, टक्कर तो होगी ना आपस में, ठीक है ना। एक लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, एक राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो आपस में इनकी कोलिजन्स तो होंगी। अच्छा वो भी छोड़ो, एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है, मैं ये कहता हूं जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ना, मैं ब्लैक शेप पेन के, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं ना, इनकी स्पीड्स भी, वेलोसिटी लिखूंगा यहां पे, स्पीड नहीं, वेलोसिटीज आर आल्सो डिफरेंट।
ठीक है, अगर सपोज करो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा निकल के आ रही है, ठीक है, V1 की वेलोसिटी ज्यादा निकल के आ रही है V2 से, इनकी भी तो आपस में क्या होंगी, कोलिजन अक्कर करेंगी, तो इनकी भी तो आपस में कोलिजन अक्कर करेंगी। अब इतनी बात अगर एग्री करते हो तो बताओ, सारे के सारे एग्री करते हो? ऋषि, प्रबलीन, साहिल, तजिंदर, एग्री हो? ठीक है, होगा ना ये सारा। चलो, अगर ये कोलिजन अक्कर कर रही हैं तो मेरे बच्चों एक बात याद रखिए, तो यहां पर एक नया इफेक्ट निकल के आ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। ये नया इफेक्ट को नाम क्या देंगे, रेजिस्टेंस का नाम देंगे, ठीक है। और अगर बार बार इलेक्ट्रॉन के फ्लो स्टॉप होगा, अब कोलिजन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो या चार्जेस का फ्लो बार बार स्टॉप होगा, तो मींस करंट के बीच में क्या आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। करंट के बीच में क्या निकल के आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन निकल के आएगी, रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोल दूंगा, रुकावट निकल के आएगी, ठीक है, कि करंट के बीच में क्या निकल के आ रही है, फिर रुकावट निकल के आ रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। सो देयर इज ए ऑब्स्ट्रक्शन इन ए करंट। सो इन शॉर्ट यहां से मेरा एक नया कंसेप्ट निकल के आ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन नोट कर लो, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, सिंपल लैंग्वेज में, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो कंडक्टर के बीच में, ठीक है, करंट के फ्लो को रोके, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज, ये प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो क्या, उसे क्या नाम देते हैं हम, करंट का नाम, रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस का याद रखो, ये नोट कर दो, इन ए कंडक्टर, नोट करो एक बार इसे, इन ए कंडक्टर there is a continuous collision between the charge particles when the conductor is connected with the potential difference, नोट कर लो एक बार, because of these collisions, there is a regular obstruction to the flow of current, and this obstruction is known as resistance। ये एक सिंपल लैंग्वेज के बीच में, whenever आप जब टॉपिक रिवाइज करोगे, इसे रीड करोगे, तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझाया अभी, इसके बीच में पॉजिटिव कर्नल्स कैसे निकल के आए मैंने वो समझाया, ये पॉजिटिव कैसे निकल के आया, तो ये नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये पॉजिटिव था, जो पीछे एटम बच जाता है दैट इज नोन एज पॉजिटिव कर्नल, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद जो पीछे बच जाता है दैट इज ए पॉजिटिव कर्नल। और एक कंडक्टर के बीच में पॉजिटिव टर्मिनल्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जब ये बैटरी अप्लाई करते हो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन भी होती है और इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव कर्नल्स के साथ भी कोलिजन होती है। बिकॉज ऑफ दिस मेरा क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ दिस मेरा क्या डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अब रेजिस्टेंस
दो टाइप्स के हैं, एक तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल। अब रेजिस्टेंस आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, नोट करिए जाओ साथ साथ, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक जो कांस्टेंट हो, दूसरा जो वेरिएबल हो। एक जो कांस्टेंट हो, दूसरा जो वेरिएबल हो, ठीक है। अब जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ओम्स लॉ की हेल्प के साथ हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल के आगे ओम्स लॉ निकल के आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, अब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट जनरली जहां पे भी होता है, मतलब टीचर्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 10th क्लास में पहले ओम्स लॉ पढ़ाते हैं, बाद में रेजिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस पहले बताना चाहिए, पहले समझाना चाहिए कि कोलिजन्स के कारण रेजिस्टेंस अक्कर करती है। अब कांस्टेंट, जहां पर आप कांस्टेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करके चलोगे, वो वहां से हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा ओम्स लॉ, मतलब मैं रेजिस्टेंस के हेल्प के साथ ओम्स लॉ की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है। जहां पर जिस अप्लायंसेस के बीच में भी रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट निकल के आएगा, तो वो हम ड्राइव कर सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प के साथ, ठीक है। अब वेरिएबल के बारे में बाद में बात करेंगे। वेरिएबल का सिंपल मीनिंग तो लिख लो, वेरिएबल का मतलब है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब मैक्सिमम अप्लायंसेस आप अब जो घरों में यूज कर रहे हो या जहां कहीं भी यूज कर रहे हो, मैक्सिमम अप्लायंसेस के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा। कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाली केसेस ही बहुत कम है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के केसेस ज्यादा है। हालांकि 10th क्लास में वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले केसेस के ऊपर हमने ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है। 10th क्लास इज डीलिंग विद द कांस्टेंट रेजिस्टेंस, वो ओम्स लॉ के साथ ही बात करेगी, ठीक है। वेरिएबल थोड़ा सा हायर क्लासेस की बात चली जाती है, दैट इज +2 क्लास की बात चली जाती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, ओम्स लॉ की तरफ जा रहे हैं। ओम्स लॉ, हाँ जी क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस का कॉज मैंने बताया तो है कोलिजन। अभी मैंने थ्योरी लिखवाई है कि दैट व्हेनेवर आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर को अप्लाई प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, ठीक है। इसी तरह से कर्नल्स, मतलब दैट इज पॉजिटिव चार्जेस मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की कर्नल्स के साथ भी कोलिजन हो रही है। अब दिस कॉज ऑफ कोलिजन, मतलब कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? कोलिजन। उसके अंदर एक लाइन ऐड कर दो, द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या कोलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। नमन जी मैंने पीछे जितना किसके ऊपर बेटा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जब अब तक अभी हमने जितने भी रेजिस्टेंस के बारे में बात की है, हमने कॉज के ऊपर ही बात की है बेटा। जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है वो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ही लिखवाया मैंने एक तरह से, जो मैंने अभी कॉपी में आपको लिखने को बोला था, ठीक है। अगर पेपर में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको वही थ्योरी लिख के आनी है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, हाँ जी, ठीक है। अब ओम्स लॉ ने क्या किया, अगर ओम्स की बात करें तो ओम्स ने क्या किया? ओम्स ने सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर उसने फिजिकल कंडीशंस, सबसे पहले उसने क्या किया? फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट मान के चल रहा। अब फिजिकल कंडीशंस के अंदर मतलब सबसे पहले तो टेम्परेचर आ गया, वो मान के चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा लो या कुछ और, ठीक है। सो फिजिकल कंडीशन एक्सेट्रा, और भी फिजिकल कंडीशंस बहुत है लेकिन उसके सारे लोग जरूरत नहीं है, ह्यूमिडिटी भी आ जाता है, ठीक है, वो दैट आर आल्सो द फिजिकल कंडीशंस।
मेन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर है। वो अब मान के चल रहा है, कहता है जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हो, नमन ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो कांस्टेंट निकल के नहीं आ रहा तो वो ओम्स लॉ नहीं लगेगा, तो वो ओम्स लॉ तब एप्लीकेबल नहीं है। तो ओम्स लॉ ने क्या किया, ओम्स ने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, ये एक कंडक्टर लिया उसने, ठीक है, अब उसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या देखा कि जब उसने वोल्टेज 2 वोल्ट लिया, एक सर्टेन करंट उसके पास निकल के आ रहा था, मैं उसे नाम देता हूं I2 का, ठीक है। जब वोल्टेज V2 कह देते हैं तो करंट कितना निकल के आ रहा था, I2 निकल के आ रहा था। जब वोल्टेज उसने 5 ओम लिया, 5 वोल्ट लिया, तो करंट भी I5 निकल के आ रहा। मींस हर बार क्या होता था, विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, विद इंक्रीज इन वोल्टेज करंट was also increasing, करंट भी क्या करी जा रहा था, इंक्रीज करी जा रहा था, ठीक है। विद द इंक्रीज इन वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज उसने अप्लाई की थी कंडक्टर को, ठीक है, विद द इंक्रीज इन वोल्टेज करंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली, बड़ी तेजी के साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो भी प्रैक्टिकल किया, व्हाटएवर प्रैक्टिकल उसने किया, उसने क्या किया, उसका ग्राफ लोड कर दिया। उसने एक प्रैक्टिकल किया और उसका क्या कर दिया, ग्राफ लोड कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर उसने करंट को इधर रखा, इसे वोल्टेज को रख देते हैं, करंट को इधर रखा, ठीक है। अब अगर उसने ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ क्या निकल के आ रहा था, इस तरह से स्ट्रेट लाइन निकल के आ रहा था, ग्राफ वाज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन। उसने क्या किया, जो भी प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही थी, जब उसने उन ऑब्जर्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो वो क्या निकल के आ रहा था, स्ट्रेट लाइन। मींस उसने सर्टेन ऐसे पॉइंट्स लिए होंगे, इस तरह से ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आए, इस तरह से आए, ठीक है। अब याद रखिएगा, 9th क्लास में भी बताया था, आगे जाके ना मैथ्स में, 10th क्लास के मैथ्स के बीच में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प के साथ, ठीक है, हम ये ग्राफ को और बेटर तरीके से, ठीक है, बेटर मेथड से इसे अंडरस्टैंड करेंगे फिलहाल। लेकिन उसने क्या किया, उसने यहां से कंक्लूजन निकाला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I। अब ये किसकी हेल्प के साथ निकाला उसने, करंट की हेल्प, ग्राफ की हेल्प के साथ निकाला, ठीक है। हालांकि उसके ऑब्जर्वेशन में इस तरह से था, उसने I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चाहे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख दो, चाहे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख दो, वन एंड द सेम थिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वालिटी का साइन लाने के लिए, इक्वालिटी का साइन लाने के लिए उसने एक कांस्टेंट लेके आया, दैट इज R। अब ये R वही वाला रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया, बट ये R कांस्टेंट होगा, ये R मेरा क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल गया। इक्वालिटी का साइन लाने के लिए उसने क्या किया, R लेके आया, ठीक है। अब ये R रेजिस्टेंस ही है जो हमने पीछे डिस्कस किया, रेजिस्टेंस अकर्स
बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अंदर ये आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओम्स लॉ के अंदर ये आर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये ग्राफ लोड कर लीजिए और जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है प्लीज उसे नोट कर लिए, फिर ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ कहता क्या, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट, अब यहां से इस ग्राफ को देख के उसने एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट flowing in a conductor is directly proportional to, अब ये डेफिनेशन ग्राफ को देख के निकाली है उसने। Ohm's law states that current flowing in a conductor is directly proportional to voltage applied across ends of the conductor। प्रोवाइडेड, अब ये चीज लिखना बच्चा भूल जाता है, प्रोवाइडेड ये वाली बात लिखना भूल जाता है बच्चा, तो गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखोगे। प्रोवाइडेड physical condition should remain same। अब वो फिजिकल कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर शुड रिमेन सेम। दिस इज, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिख के आओगे आई आर, अब यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हो बी अपॉन आई। दिस इज ओम्स लॉ। अब इसकी हेल्प के साथ अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये Ohm's law states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the voltage applied across ends of a conductor provided physical conditions should remain same, that is V is equal to IR या फिर R is equal to क्या हो जाएगा V। अब ये जो भी R निकल के आ रहा है ये कांस्टेंट है R। ठीक है, Ohms always मतलब बात करता है, Ohms always talk about the constant resistance, constant resistance की बात कर रहा हूं। मौलिक ऋषि अपने स्पीकर बंद कर लो, ऑफ कर लो अपने स्पीकर से। ठीक है जी। अब जो पीछे हमने क्या ग्राफ किया है, ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमिक, इसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर, तो आपको ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन बना के लिख के आनी है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर, तो आपको यही ड्रॉ करके आना ग्राफ जो आपके सामने बना हुआ। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें अगर आप वीआई ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, तो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर टीचर कह दे, ठीक है, टीचर कह दे नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ प्लॉट करो, सिंपल सी बात है, पहले तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते कौन से हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज
which does not obey Ohm's law, जिनके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, इट मींस उनके अंदर क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, उनके अंदर क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस विच कीप्स ऑन चेंजिंग. which keeps on changing. और अगर नॉन ओमिक, इसका अगर ग्राफ, ये नोट कर लिया था आपने, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे निकल के आ जाएगा, कुछ भी अदर देन स्ट्रेट लाइन. ये कर्व बना लो इस तरह से, अदर देन ए स्ट्रेट लाइन. ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन ओमिक कंडक्टर के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉन ओमिक कंडक्टर. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग, अगर हम इसकी बात करें, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन ओमिक कंडक्टर. इट इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉन ओमिक कंडक्टर. जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर लो. इट इज रिप्रेजेंटिंग ए नॉन ओमिक कंडक्टर. मुझे इसके बाद एक न्यूमेरिकल कराना है, फिर आज का सेशन खत्म कर देंगे. फिर एक न्यूमेरिकल करवा के, कर लिया अपलोड. सो अगर अपलोड कर लिया है तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, एक न्यूमेरिकल करके फिर मैथ्स की तरफ चलते हैं. ठीक है, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट has a 24 volt battery and resistor of 60 ohm. अब मैं ये बताना भूल गया, ठीक है, ये सुन लो पहले. SI यूनिट्स ऑफ, नोट कर लो इसे, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. इसे क्या बोलते हैं, ओम. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. तो यहां पर इसने रेजिस्टेंस क्या दी हुई है, 60 ओम्स. ठीक है, तो SI यूनिट्स याद रख लीजिए, बताना मैं भूल गया था पहले.
ठीक है, हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ आ गए। तो SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये सिंबल निकल के आ रहा है ओम का साथ में। ठीक है, सो यहां पर हमें क्या करना, फिर कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करना आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा ही जब भी आपको V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो करंट कैसे कैलकुलेट है, सीधा लिखोगे V इज इक्वल टू 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 60 ओम, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, यहां से I की वैल्यू निकाल लेंगे V अपॉन R करके। I क्या निकल गया है 24, हाँ जी, ये सारा सॉल्व करके निकल के आ रहा है 0.4 एम्पेयर। एम्पेयर आर द यूनिट्स ऑफ करंट, एम्पेयर आर द यूनिट्स ऑफ करंट। ठीक है जी, आज साइंस का सेशन यहीं तक। कल हम एक अगले रेजिस्टेंस के एक नए फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे।